हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे पूर्व मध्य काल, जिसमें कि राजपूतों की उत्पत्ति और राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक रहता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। ये वीडियो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में जो इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले पहले हमारा है कि राजपूतों की उत्पत्ति। राजपुत्र शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राजकुमारों के लिए किया जाता है। पूर्व मध्यकाल में सैनिक वर्गों और छोटे जमींदारों और सामंतों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाने लगा था? तो राजपूत प्रयोग किया जाने लगा था। राजपूत शब्द संस्कृत के किस शब्द से विकृत रूप है? राजपुत्र से, यानी कि राजा का पुत्र। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के क्या क्या मत हैं? देखिए, विदेशी विद्वानों के नाम और मत। कर्नल जेम्स टार ने कहा है शक सीथियन थे। वी स्मिथ ने कहा हूण, शक और कुषाण थे। और देशी विद्वानों का मत कौन है? गौरी शंकर, हरिश्चंद्र ओझा, सीवी वैद, ये क्षत्रिय मानते हैं। दशरथ शर्मा और वीएस पाठक, ये ब्राह्मण मानते हैं। आगे देखिए, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? कर्नल जेम्स टार ने किया था। आगे देखते हैं, अग्निकुंड सिद्धांत द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? चंदरबरदेई कृत पृथ्वीराज राजवंश में। अग्निकुंड से उत्पन्न कौन सी राजपूत जातियों का वर्णन मिलता है? तो परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। राजपूतों की विशुद्ध भारतीय क्षत्रिय मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो ये हैं गौरी शंकर, हरीशचंद्र ओझा और सी वी वैद। वे स्मिथ राजपूतों को किस विदेशी जातियों से उत्पन्न मानते हैं? तो शक, कुषाण और हूण से। आगे देखते हैं, किस भारतीय इतिहासकार ने राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन किया है? तो डी.आर. भंडारकर ने किया है। आगे देखते हैं, प्राचीन वर्ण व्यवस्था के अनुसार राजपूतों की कितनी जातियों का वर्णन मिलता है? तो 36 जातियों का वर्णन मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो ये राजन्य अथवा रक्षक। उत्तर मध्यकालीन साहित्य में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किस जाति के लिए किया गया है? तो क्षत्रिय जाति के लिए किया गया है। कल्हड़ की राजतरंगी में शाही परिवारों में के उत्तराधिकारियों के लिए कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो राजपुत्र। राजपूत काल में किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सामंत काल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, सामंत का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अशोभकृत बुद्धचरित में। राजस्थान में राजपूतों का वर्णन किसने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ने किया है? तो कर्नल जेम्स टार ने किया है। वंश आता है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पुलकेशिन के एहल अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो महिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। इस गुर्जर प्रतिहार शासक ने ग्वालियर प्रशस्ति लेख में मलेच्छों का नाशक बताया है। तो नागभट्ट प्रथम। आगे देखते हैं, प्रतिहार वंश के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को किस जाति का बताया गया है? तो ये ब्राह्मण जाति का बताया गया है। गुर्जर प्रतिहारों के खजर जाति का वंशज मानने का सिद्धांत सर्वप्रथम किस विद्वानों ने प्रतिपादित किया? तो कैंपबेल और जैक्सन ने। उज्जैन के प्रतिहार वंश का पहला शासक किसे माना जाता है? तो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। आगे देखिए, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वत्सराज के समय में। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन राजवंशों ने भाग लिया था? तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। कौन कौन से थे? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। नागभट्ट प्रथम, ये 730 से 756 के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था? तो ये कक्कुक व देवराज। वत्सराज के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था? तो नागभट्ट द्वितीय बना था। ये 800 से 833 ईस्वी तक। किस शासक ने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बनाई थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने। आगे देखिए, नागभट्ट द्वितीय ने अपनी महानता व पराक्रम को सूचित करने
के लिए कौन सी उपाधियां धारण करी थी? तो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण करी। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग किया था? चंद्रप्रभ सूर्यकृत प्रभावक चरित। आगे देखिए, नागभट्ट द्वितीय के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो नागभट्ट द्वितीय का पुत्र रामभद्र। रामभद्र के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो महिरभोज प्रथम। महिरभोज प्रथम के माता पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम अप्पा देवी, पिता का नाम था रामभद्र। गुर्जर प्रतिहार शासक महिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? आदि वराह की उपाधि धारण करी थी। आगे देखिए, महिर भोज की आदि वराह की उपाधि किस अभिलेख से पुष्ट होती है? तो ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख से। महिर भोज की किस अभिलेख में प्रभास कहा गया है? तो दौलतपुर अभिलेख में। महिर भोज के शासन काल में कौन सी अरबी यात्रा ने भारत की यात्रा अरबी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो सुलेमान ने करी थी। महिर भोज का शासनकाल है और यह सुलेमान कहाँ का था? अरब का था। अरबों का घोर शत्रु किसे बताया गया? तो महिर भोज प्रथम को बताया गया। महिर भोज प्रथम को किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। आगे देखिए, महिर भोज प्रथम के समय दो प्रबल शक्तियां कौन सी थी? तो पाल शासक देवपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। महिर भोज प्रथम के पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था? तो यह बना है महेंद्रपाल प्रथम। महिर भोज प्रथम ने सिक्कों पर किसका चित्र अंकित करवाया था? तो वराह और सूर्य चक्र। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि व नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार वंश शासक की सभा में निवास करते थे? तो महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल प्रथम। आगे देखिए, अलंकार शास्त्र पर लिखित राजशेखर का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो यह काव्य मीमांसा है। कवि राजशेखर ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रघुकुल मुकुट मणि, रघुकुल मुक्त मणि तथा आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है? तो महिपाल प्रथम को कहा। महिपाल प्रथम के शासन काल में किस मुस्लिम यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो अल मसूदी ने करी थी। कवि राजशेखर ने गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को किन किन उपाधियों से विभूषित किया है? तो ये है आपकी सकल कला निलय निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। कन्नड़ लेखक ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को गुर्जर राज की उपाधि से संबोधित किया है? तो महिपाल को संबोधित किया गया है। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में किस राजवंशों ने बांधा था? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने। शक्तियों राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार को आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या के संदर्भ में किस चंदेल शासक को जिम्मेदार माना जाता है? चंदेल शासक विद्याधर। मोहम्मद गजनवी ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया था? तो ये राज्यपाल त्रिलोचन पाल को। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल था। गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद कन्नौज पर किस राजवंश ने सत्ता स्थापित करी थी? तो ये गढ़वाल वंश ने करी थी। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने चक्रायुध को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। आगे देखते हैं, पाल राजाओं के समकालीन था देवपाल और विग्रहपाल। महिर भोज प्रथम किन राष्ट्रकूट राजाओं के समकालीन था? अमोघवर्ष और कृष्ण द्वितीय के। महिर भोज प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था? तो महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम की माता का क्या नाम था? चंद्र भट्टारिक। आगे देखते हैं, खजुराहो लेख में चंदेल यशोवर्मन को क्या कहा गया है? तो गुर्जरों के लिए जलती हुई अग्नि के समान कहा गया है। किस शासक ने राजपूतों के संग बनाकर गुर्जर शासक जय राज्यपाल को दंडित किया था? तो चंदेल शासक विद्याधर। किस अभिलेख से पता चलता है कि चंदेल शासक विद्याधर के एक सामंत कछवा वंशी अर्जुन ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी? तो दुर्गकुंड अभिलेख से। राज्यपाल के पश्चात दो उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो त्रिलोचन तथा यशपाल हुए थे। किस शहर का नाम नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कन्नौज को। महिपाल प्रथम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्षतिपाल नाम से जाना जाता है। महिपाल प्रथम का समकालीन विद्वान क्षेमीश्वर को किस ग्रंथ में महिपाल के राष्ट्रकूट के विरुद्ध कर्नाट विजय का विवरण मिलता है? तो ये चंड कौशिमक नाटक। आगे देखिए, परमार वंश। परमार वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। परमार का शाब्दिक अर्थ क्या है? शत्रुओं को मारने और नाश करने वाला।
किस ग्रंथ में परमाणु की उत्पत्ति आबू पर्वत अर्बुदाचल स्थित गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से बताई गई है? तो चंद्रबरदाई कृत, पृथ्वीराज रासो और परम गुप्त कृत नवसहसांक चरित में। पी.एस. गांगुली ने परमाणु की उत्पत्ति किस राजवंश से संबंधित बताई है? तो ये राष्ट्रकूटों से। आगे देखिए, हलायुद्ध कृत पिंगल सूत्रवती में परमाणु की उत्पत्ति के रूप स्वीकार किया गया है? तो ये ब्रह्मक्षत्र कुलीन। परमार वंश का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो पद्मगुप्त कृत नवसहसांक चरित। परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? उपेंद्र या कृष्णराज को माना जाता है। परमार वंश के मुख्य धारा वाले शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी थी, मध्य प्रदेश में। परमार प्रारंभिक दौर में किसके अधीन सामंत थे? तो राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के। परमार शासक उपेंद्र को द्विज वगर रत्न किस अभिलेख में कहा गया है? उदयपुर अभिलेख में कहा गया। पद्मगुप्त किस परमार शासक के राज कवि थे? ये थे वाक्यपति मुंज तथा सिंधुराज के। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने मालवा पर सफल अभियान के बदले उपेंद्र राज कृष्णराज को किस क्षेत्र का शासक बनाया था? तो दक्कन का शासक बनाया था। किस प्रशस्ति में परमार वंश के शासकों का नाम और उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो उदयपुर प्रशस्ति से। परमार वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण और उन्हें स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला शासक कौन था? तो हर्ष एवं सियाग द्वितीय। हर्ष अथवा सियाग द्वितीय ने सौराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के किस चालुक्य वंशी सामंत को परास्त किया था? तो ये योगराज द्वितीय को। आगे देखिए, हर्ष अथवा सियाग द्वितीय को किस राष्ट्रकूट शासक को परास्त कर स्वयं को राष्ट्रकूटों के अधीनता से मुक्त किया था? तो राष्ट्रकूट शासक खोटिक द्वितीय को। हर्ष अथवा सियाग द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक खोटिक द्वितीय को किस युद्ध में परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर कालीघुट या कालीघट्टा युद्ध में। हर्ष अथवा सियाग द्वितीय राष्ट्रकूट शासक खोटिक द्वितीय के मध्य कालीघुटू या कालीघट्टा युद्ध का वर्णन किस लेख में मिलता है? तो नागपुर लेख में मिलता है। आगे देखिए, हर्ष अथवा सियाग द्वितीय किसका पुत्र था? ये परमार शासक वैरी सिंह द्वितीय का पुत्र था। परमार शासक सियाग द्वितीय के कितने पुत्र थे? तो मुंज तथा सिंधुराज। परमार शासक सियाग द्वितीय के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो मुंज बना था। परमार शासक मुंज इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है वाकपति मुंज और उत्पल राज के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए, उदयपुर लेख के अनुसार मुंज ने किस शासक को परास्त कर उसकी राजधानी त्रिपुरी को लूटा था? तो ये कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को। हस्तकुंडी लेख के अनुसार मुंज ने मेवाड़ को किस शासक के परास्त कर उसकी राजधानी अघाट उदयपुर स्थित आहाड़ को लूटा था? तो गुहिल वंशी शासक शक्ति कुमार को। मुंज ने कौन सा ग्राम और गांव ब्राह्मणों को दान दिया था? वाणिका नामक गांव दिया था दान। मुंज ने सर्वप्रथम संघर्ष किसके मध्य हुआ था? मुंज का जो संघर्ष हुआ था सबसे पहले हुआ था कल्याणी के चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय से। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि में मुंज प्रबंध भाग के अनुसार मुंज को कितनी बार चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय को युद्ध में परास्त किया था? तो मुंज ने 6 बार परास्त किया था चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय को। मालवा में परमाणु की शक्ति का उत्कर्ष किस शासक के शासनकाल में हुआ था? वाक्यपति मुंज के शासनकाल में। वाक्यपति मुंज की राजसभा में कौन से विद्वान निवास करते थे? तो पद्मगुप्त, धनंजय, हलायुध, धनिक और अमित गति। परमार शासक मुंज द्वारा रचित कुछ श्लोक कहाँ संकलित हैं? तो सुभाष रत्न संदोह में। किस शीर्षक से भूगोल ग्रंथ लिखा था? तो मुंज प्रतिदेश व्यवस्था। क्या नाम था? मुंज प्रतिदेश व्यवस्था। किस परमार शासक के नेतृत्व में धारा नगरी भारत की साहित्यिक राजधानी बन गई थी? तो वाक्यपति मुंज के। किस परमार शासक ने अपनी राजधानी को मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था? तो यह वाक्यपति मुंज ने बनाया था। किस परमार शासक ने गुजरात में मुंजपुर नामक नए नगर की स्थापना करवाई थी? तो वाक्यपति मुंज ने करवाई थी। परमार शासक वाक्यपति मुंज ने कौन सी उपाधियां धारण करी थी? तो ये धारण करी थी अमोघवर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्रीवल्लभ, कविमित्र और कविवृष। वाक्यपति मुंज ने किन स्थानों पर प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था? तो उज्जैन में कराया, महेश्वर, धर्मपुरी और ओंकार
मधानता। अब वाक्य पति मुंज से संबंधित विद्वान और रचना की देखिए। पहला आपका विद्वान है पदमगुप्त। ये इसकी रचना क्या है? नवसांक चरित। ये पदमगुप्त की है ये नवसांक चरित। धनिक ने क्या लिखा? धनिक की रचना है 10 रूपा और लोक काल निर्णय। धनंजय 10 रूपक। हलायुध पिंगल छंद शस्त्र पर मृत संजीवनी नामक टीका और अभिधान माला ग्रंथ। अमित गति ये सुभाष रत्न संदोह है। और शोभन शोभन है चतुर्विशंका स्तुति। आगे देखते हैं। परमार शासक मुंज किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा पराजित हुआ था? तो राष्ट्रकूट शासक तैलक द्वितीय से पराजित हुआ था। परमार शासक मुंज किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा पराजित हुआ था? तो तैलक द्वितीय से। परमार शासक वापति मुंज के पश्चात उसका उत्तराधिकारी बना था ये मुंज का छोटा भाई सिंधुराज। परमार शासक सिंधुराज को कौन सी उपाधि धारण करी थी? कुमार नारायण, सहसांक, अवंतीश्वर, अवंती का तिलक, नव सहसांक, मालवाराज। सिंधुराज ने किस समकालीन चालुक्य शासक को पराजित कर अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः अधिकार में कर लिया था? तो ये सत्याश्रय ने किया था। आगे देखिए। परमार शासक सिंधुराज का विवाह किस राजवंश की कन्या के साथ हुआ था? तो ये हुआ था नागवंशी शासक की पुत्री शशि प्रभा के साथ में। किसका? परमार शासक सिंधुराज का विवाह किसके साथ हुआ था? शशि प्रभा के साथ में। ये नागवंशी थी। इस शासक द्वारा सिंधुराज को पराजित होना पड़ा था। अब यहाँ पे पराजित होता है सिंधुराज किससे? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम के पुत्र चामुंड राय द्वारा। परमार शासक सिंधुराज की पराजय की सूचना के प्रमुख स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? जयसिंह सूरीकृत, कुमार भूपाल चरित अथवा वडनगर लेख से। आगे देखते हैं। सिंधुराज की मृत्यु के पश्चात परमार वंश के उत्तराधिकारी कौन बना था? तो सिंधुराज का पुत्र भोज। परमार शासक भोज की राजनैतिक उपलब्धियों का ज्ञान किस अभिलेख से प्राप्त होता है? उदयपुर प्रशस्ति से प्राप्त होता है। के शासनकाल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से परमार राज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। तो ये भोज के शासनकाल में हुई थी। परमार शासक भोज का सर्वप्रथम संघर्ष किस शासक के साथ हुआ था? तो कल्याणी के चालुक्यों के साथ में। किस शासक ने परमार शासक को पराजित किया था? चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने। भोज के समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो विद्याधर था। इस अभिलेख के अनुसार भोज ने कोंकण नरेश शासक केशीदेव की संपत्ति छीन ली और कोल्हापुर में अपना सैन्य शिविर लगाया। इस विजय के उपलक्ष्य में भोज ने कोंकण विजय पर्व भी मनाया था। ये मिराज लेख के अनुसार किस शासक ने परमार भोज पर आक्रमण कर परास्त किया तथा राजधानी धारा नगरी को जला दिया था? तो ये था कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम। गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम तथा त्रिपुरी के चालुक्य कालचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण ने किसके विरुद्ध संघ बनाया था? तो परमार भोज के। आगे देखिए। परमार कालीन कला और साहित्य देख लीजिए। परमार शासक भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन कहाँ स्थानांतरित करी थी? धारा नगरी, मध्य प्रदेश। धारा में सरस्वती मंदिर के समीप किसने एक विजय स्तंभ स्थापित कराया था? तो परमार भोज ने। परमार सत्ता का चरमोत्कर्ष किसके शासन काल में माना जाता है? तो ये भोज, राजा भोज के शासन। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार भारतीय इतिहास किस शासक की ख्याति युद्ध विजयों की तुलना विद्वता और विद्या कला के संरक्षण के रूप में अधिक है? तो राजा भोज। परमार शासक भोज की उसकी विद्वता के कारण कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो कविराज की। आईने अकबरी के अनुसार परमार शासक भोज की राज्यसभा में कितने विद्वान निवास करते थे? तो 500 विद्वान। भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 मील लंबी भोजसर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार शासक भोज ने कराया था। परमार शासक भोज ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधियां धारण करी थी? तो ये माल व चक्रवर्ती की। किस शासक ने धारा में सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती मंदिर और भोजशाला शारदा सदन नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो परमार शासक भोज ने। किस परमार शासक ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो परमार शासक भोज ने। भोज के सरस्वती कंठाभरण काव्य किस देवी की स्तुति से प्रारंभ होता है? तो ये वग देवी की स्तुति से।
अध्यधारा निराधार निरालंबा सरस्वती श्लोक किस शासक की मृत्यु के बाद कहा गया है? तो ये परमार शासक भोज के। परमार भोज द्वारा सृजित ग्रंथ काव्य में क्या है? कुर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, महाकाली विजय, कोदंड काव्य, विद्या विनोद, अवनी कुमार, प्राकृत शोध, व्यवहार मंजरी और ये श्रृंगार प्रकाश। धर्मशास्त्र में दंड नीति, चारुचर्या, पूर्व मृतंड व्यवहार, समुच्चय। वास्तु और शिल्प शास्त्र में युक्ति कल्पतरु, नव निर्माण का विवरण। समरंगण, सूत्रधार, स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला का विवरण है इसमें। आगे देखिए योग शास्त्र में राजमृतंड और राजमृतंड है और योग सार संग्रह, पतंजलि के सूत्रों पर टीका है। ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने क्या लिखा है? प्रश्न ज्ञान, आदित्य प्रताप सिद्धांत, राजमृतंड, राजमृगाम, विद्वजन वल्लभ। अलंकार कोश व्याकरण, सरस्वती कंठाभरण, प्राकृत व्याकरण, नाम मालिका, सिद्धांत संग्रह, सुभाषित प्रबंध और शब्दानुशासन। देखिए एक राजा कितना साहित्य प्रेमी है, ये आप उनकी रचनाओं से ही देख रहे होंगे। तो चिकित्सा शास्त्र में क्या लिखा? आयुर्वेद सर्वस्व शायली होत्र, ये अश्व चिकित्सा विषय है। आगे देखिए शैव धर्म में तत्व परीक्षा और शैव दर्शन में तत्व प्रकाश। अब परम भोज की राज्यसभा में विद्वान कौन से थे? देखिए विद्वान भी अच्छे ही, भास्कर भट्ट। ये भोज ने इन्हें विंध्यपति की उपाधि धारण करी थी। धनपाल और उवट मंत्रभाष, तिलक मंजरी और पलयच्छी माला दामोदर मिश्र थे। आप देखिए परमार वंश का पतन कैसे होता है। परमार शासक भोज के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो भोज की मृत्यु के बाद जयसिंह प्रथम हुआ था। किसके द्वारा परमार शासक जयसिंह प्रथम को पराजित हुआ तथा मारा गया था? तो ये कल्याणी के शासक सोमेश्वर के द्वारा, सोमेश्वर द्वितीय के द्वारा। परमार शासक जयसिंह प्रथम के पश्चात कौन उत्तराधिकारी उदयादित्य बना था? तो ये बना था उदयादित्य बना था ये। आगे देखिए परमार शासक उदयादित्य ने किस नगर को बसाया था? तो भिलसा के समीप उदयपुर को। परमार शासक उदयादित्य ने चौहान शासक विग्रह राज द्वितीय तृतीय की सहायता से किसे पराजित कर अपनी राजधानी को मुक्त करा लिया था? तो ये कलचुरी शासक कर्णपुर। उदयादित्य ने किस विजय के उपलक्ष्य में एलोरा की गुफाओं में कुछ चित्र बनवाए थे? तो दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में। आगे देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का अंतिम उद्धार कर्ता किसे माना जाता है? तो उदयादित्य को माना जाता है। उदयादित्य को उदय समुद्र नामक तालाब का निर्माण कहाँ कराया था? तो उदयपुर में कराया था। उदयादित्य के पश्चात परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये बना था लक्ष्मणदेव। परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो लक्ष्मणदेव का छोटा भाई नरवर्मा। परमार शासक नरवर्मा का कौन सी उपाधि धारण करी थी? निर्वाण नारायण की उपाधि धारण करी थी। आगे देखिए किस चौहान चहमान शासक ने परमार शासक नरवर्मा को पराजित किया था? चौहान शासक अजयराज और उसके पुत्र अर्णोराज। नरवर्मा के पश्चात परमार वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो नरवर्मा का पुत्र यशोवर्मा। आगे देखिए परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? जयवर्मन था। परमार शासक यशोवर्मन को किस शासक ने कैद किया था? तो ये कैद किया था चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज और चौहान शासक आशाराज ने। परमार शासक जयवर्मन का उत्तराधिकारी कौन था? तो विंध्यवर्मन था। किस शासक ने परमार शासक को बंदी बनाने के बाद मालवा पर अधिकार के बाद अवंतीनाथ की उपाधि धारण करी थी? तो ये चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने। आगे देखिए परमार शासक देवपाल ने किस नगर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था देवपालपुर। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित अभंग मुद्रा में वक देवी प्रतिमा वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है? तो ब्रिटिश संग्रहालय में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मालवा को जीत कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कब मालवा को विजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो 1300 क्या था? 1305 था। परमार कालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से थे? देखिए नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर मध्य प्रदेश में, सिद्धेश्वर मंदिर निमर में है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन
मध्य प्रदेश में ये परमार कालीन मंदिरों की बात हो रही है। चौबारा डोरा मंदिर ये चौबारा डेरा में है। बजवाड़ा का जैन मंदिर ये बजवाड़ा में है। पार्वती मंदिर धारा में है। आदिनाथ का जैन प्रतिमा ये भोजपुर में है। आगे देखिए, 10 भुजा धारी शिव प्रतिमा ये रामगढ़ में है। मनोल्लास अथवा अभि अभिलाषी तार्थ चिंतामणि नामक संग्रह, जिसमें संगीत और नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वात्स भट्ट द्वारा। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? तो ये वात्स भट्ट था। किस परमार शासक ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रबंध यानी ग्रंथ लिखा था? तो भोज ने लिखा था। आगे देखिए, ध्वन्या लोक क्या है? तो ये साहित्य शास्त्र है। आगे देखते हैं, चहमान या चौहान वंश। तो ये हम चौहान वंश नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।